हेलो एस्पायरेंट्स, इस वीडियो में हम एडिटोरियल्स और क्वेश्चन बैंक डिस्कस करेंगे 14 दिसंबर के। जो पहला एडिटोरियल है हिंदू न्यूज़पेपर में वो साइक्लोन वर्धा के बारे में है। तो साइक्लोन वर्धा को फेस करने में तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट ने काफी इनिशिएटिव लिया है, उनको प्रेस किया गया है क्योंकि जो दिसंबर 2015 में चेन्नई फ्लड्स हुए थे उससे काफी सारे लेसन्स गवर्नमेंट ने लिए हैं और इस बार डिजास्टर इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस था, डिजास्टर वार्निंग मैसेजेस टाइमली पहुंचे लोगों को और तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इसका इफेक्ट भी मिनिमाइज किया। तो हालांकि ट्रीज अप्रूट हुए, ट्रीज उखड़ गए, रोड्स ब्लॉक हो गए, रेलवे लाइंस सब स्टॉल हो गई, पावर लाइंस केबल लाइंस अफेक्ट हुए थे, कम्युनिकेशन केबल लाइंस, बट फिर भी गवर्नमेंट ने ओवरनाइट इन सबको नॉर्मल सी लाने की कोशिश की। उन्होंने ट्रीज को भी रोड से क्लीन किया ताकि थोड़ा ट्रैफिक मूव हो सके। तो ये सब इनिशिएटिव्स अप्रिशिएटेड है। और एक चीज जिसने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया वो था सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया के थ्रू गवर्नमेंट ऑफिशियल मैसेजेस भी और कम्युनिटी बेस्ड मैसेजेस भी इफेक्टिवली पहुंचे, टाइमली पहुंचे और सब डिजास्टर अवर्ट हो पाया, लाइफ लॉस मिनिमल हो पाई। तो ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट जो एडिटोरियल कहता है वो है रिगार्डिंग द ईस्ट कोस्ट। तो ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज मोर वल्नरेबल, यहाँ पे ज्यादा साइक्लोन्स होते हैं रादर देन वेस्ट कोस्ट। तो ये क्यों है वो भी हम डिस्कस करेंगे। और दूसरी बात ये है कि सिटीज जो है, कोस्टल सिटीज में भी काफी डेवलपमेंट होता है, तो ये रीजन्स ऑफ डेवलपमेंट बन जाते हैं। तो यहाँ पे ये भी जरूरी है कि रेजिलियंस, डिजास्टर से बचना भी इम्पोर्टेंट हो, तो वो डेवलप करना भी जरूरी है। और दूसरा पॉइंट ये है कि थोड़े सजेशंस दिए गए, 3 मेजर सजेशंस ये एडिटोरियल देता है कि फ्यूचर में भी साइक्लोन्स का इफेक्ट मिनिमल हो, इसलिए 3 मेजर सजेशंस है। पहला है कि इंश्योरेंस ला सकते हैं कि प्रॉपर्टी लॉस जो हो रहा है उसके लिए इंश्योरेंस मिले। तो डिजास्टर्स में अगर ये इंश्योरेंस रहता है तो उस वजह से प्रॉपर्टी लॉस भी उसका कंपेंसेशन हो जाता है, तो वो एक पॉइंट है। दूसरा है रिगार्डिंग पावर लाइंस। जब पावर लाइंस कट हो जाती है तो इन केसेस में अगर रूफटॉप सोलर प्लांट्स है, बैटरी स्टोरेज फैसिलिटीज है, तो वो इफेक्टिवली टेम्पररी कम्युनिकेशन सिस्टम बन सकते, पावर सोर्स बन सकते, तो वो जरूरी है। तीसरा है रिगार्डिंग ट्रीज, जो ट्रीज अप्रूट हो रहे हैं, तो उसके लिए एडिटोरियल सजेस्ट करता है कि ट्रीज ऐसे प्लांट किए जाए जिनके रूट सिस्टम स्ट्रांग हो और साइक्लोन्स, जब सीजन साइक्लोन पीरियड होता है उस टाइम में ये ट्रीज को प्रून कर दिया जाए, कट किया जाए, इनका पूरा कैनोपी जो फैला हुआ ट्री होता है उसको ऊपर से कट किया जाए ताकि वो मिनिमल हो, तो वो ये स्ट्रॉन्ग विंड्स को विथस्टैंड कर पाए और अप्रूट ना हो जाए। तो ये पॉइंट्स दिए गए हैं। और दूसरा जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि साइक्लोन ज्यादा बे ऑफ बंगाल में क्यों होते हैं अरेबियन सी के कंपैरिजन में। तो साइक्लोन्स के लिए एक मिनिमल मैक्सिमम थोड़ा आइडियल टेम्परेचर चाहिए। तो आइडियल टेम्परेचर अराउंड 25-27 डिग्री सेल्सियस होता है। तो सी सरफेस टेम्परेचर ये आइडियल बे ऑफ बंगाल में होते हैं, अरेबियन सी रिलेटिवली कूलर होता है। अब ये क्यों होता है वो भी हम आगे देख लेंगे। तो ये एक रीजन है कि बे ऑफ बंगाल वार्म है और ये जनरली सारे ईस्ट कोस्ट के लिए एप्लीकेबल है। तो जनरली आप देखोगे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है, जो डिफरेंट नेम से जाने जाते हैं डिफरेंट रीजन्स में, हरिकेन्स बोलते हैं उनको यूएस साइड पे पैसिफिक ओशन में, टाइफून्स बोलते हैं उसको ईस्ट पैसिफिक के ईस्टर्न रीजन में, ईस्ट एशिया साइड पे। तो सारे डिफरेंट नेम्स है पर है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन ही। तो ये सारे ईस्ट कोस्ट में ही होते हैं। तो ये सी सरफेस टेम्परेचर्स भी यहाँ ऐसे होते हैं। और ईस्टर्ली जेट जो है, तो ईस्टर्ली जेट ये विंड्स है, तो ये जेट विंड्स जो है वो ईस्टर्ली, मतलब विंड्स के नाम हमेशा पॉइंट ऑफ ओरिजिन से होते हैं, तो मतलब वो ईस्ट से शुरू हो रहे हैं। तो जो ईस्टर्ली जेट्स है वो बे ऑफ बंगाल में जब फ्लो करते हैं तो वो यहाँ पे विंडफॉल लाते हैं, पूरा यहाँ पे ईस्ट से आके बे ऑफ बंगाल में यहाँ स्ट्राइक करते हैं। और जो अरेबियन सी में डेवलप होते हैं वो यहाँ, बिकॉज ईस्टर्ली जेट्स ये ओशन बॉडी से मूव होगा और लैंड पे स्ट्राइक करेगा। और जो अरेबियन सी के ईस्टर्ली जेट्स है वो ओशन से स्टार्ट होंगे और अफ्रीकन कोस्ट पे स्ट्राइक करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे ईस्टर्ली जेट इफेक्ट भी बे ऑफ बंगाल में ज्यादा है, तो इसलिए साइक्लोन ज्यादा वहां पे होते। और तीसरा है इनफ्लक्स ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम सदर्न वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। सो साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन में भी टाइफून्स होते हैं, वो पूरा मॉइस्चर वो वहां ड्रेन होके जो बचा हुआ होता है वो इंडिया की तरफ भी आता है और बे ऑफ बंगाल में एड अप करके यहाँ पे साइक्लोन्स को और सीवियर बनाता है। दूसरा क्वेश्चन ये भी था कि बे ऑफ बंगाल ज्यादा वार्म क्यों अरेबियन सी के मुकाबले। तो इसका रीजन ये है कि लैटिट्यूड, दोनों का लैटिट्यूडनल बैंड अप्रोक्सीमेटली सेम ही है, मतलब इनकमिंग सोलर रेडिएशन दोनों पे सेम आ रहा है। फिर टेम्परेचर, सी सरफेस टेम्परेचर अलग क्यों है। तो रीजन ये है कि जो अरेबियन सी में है तो ये विंड्स जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो करके ये अफ्रीका की तरफ जाती है, जो हमने देखा। तो जब ये अफ्रीका की तरफ जाते तो ये सारा वार्म है, जो वार्म विंड्स हो जाती है, ओशन टेम्परेचर्स वो ओशन का वार्मथ लेके वो
अफ्रीका की तरफ जाती है। तो इसलिए यहाँ पे जो है अरेबियन सी की साइड पे साइक्लोन्स नहीं होते, अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट पे साइक्लोन्स होते। तो ये होता है। और बे ऑफ बंगाल में यहाँ पे वो वार्म विंड्स यहीं पे आ रही है, तो यहाँ पे ही साइक्लोन्स होते हैं। तो ये रीजन है कि टेम्परेचर्स भी रिड्यूस कर जाते हैं। जब स्ट्रॉन्ग विंड्स अपने साथ वार्म लेके जाते हैं वार्म एयर, तो ओशन सरफेस टेम्परेचर्स कम हो जाते हैं, जो बे ऑफ बंगाल में नहीं हो पाते। और बे ऑफ बंगाल में ज्यादा रेनफॉल भी होती है, ज्यादा फ्रेश वाटर भी आता है, क्योंकि सारे जो रिवर्स है, इंपॉर्टेंट रिवर्स लाइक गंगा, ब्रह्मपुत्र, सारे बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होते हैं। तो उस वजह से फ्रेश रेन वाटर भी आता है, जिसकी वजह से भी वो ओशन वार्मथ जो है, सी सरफेस टेम्परेचर वो वार्म ही रहता है, वो मिक्सअप ज्यादा नहीं होता, विंड उसको ब्लो आउट नहीं कर सकती। तो इस वजह से भी बे ऑफ बंगाल ओशन रिलेटिवली स्टेबल और वार्म ही रहते हैं। तो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसके डिफरेंट नेम्स है, टाइफून, साइक्लोन्स, हरिकेन्स, आप देख सकते हैं सब ईस्ट कोस्ट की तरफ ही हो रहे हैं। तो यही है, जो डिफरेंट नेम्स है सब जगह पे अलग अलग बोलते हैं, पर है वो एक ही चीज, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कैसे बनते हैं उसके बारे में भी है। तो जो वार्म सी सरफेस टेम्परेचर होता है, इस वजह से ये वार्म एयर इवेपोरेशन होता है, वाटर वेपर ऊपर जाता है। वाटर वेपर ऊपर जाके जैसे टेम्परेचर हम लोग अबाउ द सरफेस ऑफ द अर्थ जब ट्रोपोस्फेयर में होते हैं, तो एज हाइट इंक्रीजेस टेम्परेचर डिक्रीजेस, तो ऊपर जाके टेम्परेचर कम होता है, तो ये कंडेंस हो जाते हैं। और कंडेंसेशन के बाद यहाँ पे लेटेंट हीट आती है, जो कंडेंसेशन टाइम पे जो हीट जनरेट होती है, उस वजह से टेम्परेचर और यहाँ वार्म हो जाता है, अबव टेम्परेचर कूल होता है। तो ये फर्दर इसका वार्म एयर फर्दर ऊपर जाती है, तो ये पूरा एक थंडर क्लाउड बन के यहाँ पे पूरा ट्रॉपिकल साइक्लोन के इफेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं, एयर मूविंग अप। दैट इज द मेन फीचर ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो ये जो एयर है वो हम साइक्लोन्स में देखते हैं कि वो सर्कुलर मोशन में मूव होती है। तो ये सर्कुलर मोशन क्यों होता है, उसके लिए हमको कोरियोलिस इफेक्ट मतलब समझना चाहिए। तो ये कोरियोलिस इफेक्ट एक इंपॉर्टेंट फीचर है, ज्योग्राफी में आप हमेशा पढ़ोगे इसके बारे में। तो ये क्या होता है, अब ये है अर्थ रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस। तो एक दिन पूरा 24 घंटे में एक पूरा रोटेशन कंप्लीट हो जाता है। तो जब अर्थ रोटेट कर रहा है, तो ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ नहीं, बट ऊपर, अर्थ के ऊपर जो भी है, जैसे विंड्स अर्थ के ऊपर ब्लो हो रहे हैं, तो जब विंड्स ब्लो होते हैं, तो अगर विंड यहाँ इक्वेटर से फॉर एग्जांपल स्टार्ट हो रही है और ऊपर वर्टिकली जा रही है, ये वर्टिकली आएगा। लैटिट्यूडनली इसका इफेक्ट कुछ नहीं होता है, लॉन्जिट्यूडनली जब आप वर्टिकल मूव होते हैं तो ये इफेक्ट आता है, कोरियोलिस इफेक्ट बोलते हैं इसे। तो अगर विंड यहाँ सीधा मूव कर रही है, मतलब समझो ये अफ्रीका के ये पॉइंट से मुझे इस तरफ जाना है अप नॉर्थ, तो मुझे लगता है मैं सीधे अगर जाऊंगी, आई एम अ विंड कंसिडरिंग, तो यहाँ पे आई विल रीच। तो ये समझ में आता है। बट होता क्या है, अगर मैं सीधे मूव कर रही हूँ, विंड सीधे मूव कर रही है, वो एक्चुअली सीधे यहाँ नहीं पहुंचेगी, यहाँ पहुंचेगी, ये पॉइंट पे पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि हम तो सीधे जा रहे हैं, पर अर्थ मूव हो रहा है। तो अर्थ मूव होने की वजह से हमारा एक्चुअल पोजिशन बाद में यहाँ आ गया, क्योंकि अर्थ का मूवमेंट की वजह से ये हो रहा है। तो वो पॉइंट जो होते हैं उसको कहते हैं कोरियोलिस इफेक्ट। क्योंकि ये विंड सिस्टम्स भले ऊपर सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर है, पर ये मूव तो अर्थ के साथ ही कर रहे हैं ना। तो क्योंकि ये अर्थ के साथ मूव करेगा, तो जैसे अर्थ मूव करेगा ये सिस्टम्स भी मूव करेंगे। तो इसीलिए ये कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से ये डिफ्लेक्शन आता है। तो इसको फेरेल्स लॉ कहते हैं। जैसे ये आपको याद रखना है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये डिफ्लेक्शन राइट में होता है और सदर्न हेमिस्फीयर में डिफ्लेक्शन लेफ्ट में होता है। तो ये फेरेल्स लॉ बोलते हैं, इसको कोरियोलिस इफेक्ट कहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को भी डिटरमिन करता है कि वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में काउंटर क्लॉकवाइज होगा उनका डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द विंड, एंड सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होगा। तो ये हम यहाँ देख सकते समझ सकते, क्योंकि ऐसे मूव करोगे तो इस राइट में डिफ्लेक्ट होता है, ऐसे मूव करेंगे तो लेफ्ट में डिफ्लेक्ट होता है। तो ये जो पूरा सर्कुलेशन है दोनों मिलके जो साइक्लोनिक फॉर्मेशन होता है वो ये। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इट इज काउंटर क्लॉकवाइज एंड सदर्न हेमिस्फीयर में ये क्लॉकवाइज होगा। अगला जो एडिटोरियल है हिंदू न्यूज़पेपर में वो है फ्री फ्लो ऑफ व्हीट। सो ये सेंटर का जो डिसीजन था कि इंपोर्ट ड्यूटी ऑन व्हीट को 0 कर देना है, उसके ऊपर है। तो ये क्यों किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने? तो उन्होंने कहा है कि व्हीट जो सो हो रहा है, व्हीट इज अ राबी क्रॉप। तो राबी क्रॉप विंटर सीजन में सो होता है। तो व्हीट सोइंग सीजन अच्छे से गया है, डिमोनेटाइजेशन की वजह से भी कुछ इफेक्ट नहीं हुआ है, काफी एरिया सो हुई है व्हीट के अंदर, बल्कि लास्ट ईयर से ज्यादा सो हुई है ऐसे कह रहे हैं। तो जब व्हीट सोइंग अच्छा हुआ है तो व्हीट हार्वेस्टिंग भी जो मार्च में होगा वो अच्छा रहेगा। तो फिर जरूरत क्या है कि व्हीट इंपोर्ट करने की जरूरत पड़े, तो वो पॉइंट है। इंटरनेशनली भी व्हीट प्राइसेस काफी लो है और गवर्नमेंट ने जो एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस किया, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है वो गवर्नमेंट अश्योर करती है
कि फार्मर से वो ये मिनिमम प्राइस पे ये वीट खरीदेगी। ये जो एमएसपी है वो इंटरनेशनल प्राइसेस से काफी ज्यादा है, मतलब अगर जीरो इंपोर्ट ड्यूटी होगा तो जो वीट इंडिया में आएगा उसका प्राइस काफी लो हो जाएगा, जिसकी वजह से मार्केट प्राइसेस भी डाउन हो जाएंगे। और जो एमएसपी होता है ये गवर्नमेंट अश्योर करती है कि वो प्रोक्योर खरीदेगी फार्मर से, पर वो सारा वीट खरीद नहीं पाती, तो प्रोक्योरमेंट हो नहीं पाता, जिस वजह से फार्मर्स डिस्ट्रेस में ये मार्केट प्राइस में उनको सेल करना पड़ता है। तो फार्मर्स को ऑफकोर्स मुश्किल होती है इस केसेस में। तो इसलिए ये जरूरी है कि गवर्नमेंट अपना स्टैंड क्लियर करे। जो दो मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है यूपी और पंजाब, वो अभी असेंबली इलेक्शंस के लिए जा रहे हैं, तो ये मेजर इशू है, पॉलिटिकल इशू भी है, तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी उन्होंने जो ये फ्लक्चुएट करते रहते हैं वीट प्राइसेस से, तो इससे क्लियर आइडिया नहीं मिलती। 10% से 25% से जाके अब 10% फिर करके अब फिर से 0% पे लाया गया। तो ये पूरा फ्लिप फ्लॉप जो चल रहा है ये मिक्स सिग्नल्स देता है, समझता नहीं है कि गवर्नमेंट वीट के लिए क्या पॉलिसी अप्लाई कर रही है। तो ये सिर्फ 500 दिन में ये पूरा फ्लक्चुएशन हुआ है, तो वो हाईलाइट किया गया है। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो हार्वेस्ट भी है इंडिया में, तो ये हार्वेस्ट एडिक्वेट नहीं है, क्योंकि जो यील्ड है, वीट यील्ड काफी कम है, प्रोडक्टिविटी। तो जैसे काफी दूसरी कंट्रीज है, चाइना है, बांग्लादेश में भी वीट यील्ड ज्यादा है। तो इंडिया को लॉन्ग टर्म मेजर्स लेने चाहिए कि इंडिया का भी वीट यील्ड इंप्रूव हो, ताकि ऐसे शॉर्टेजेस का प्रोस्पेक्ट भी ना हो कि ऐसे होगा तो गवर्नमेंट को इंपोर्ट भी ना करना पड़े। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। फिर जो दूसरा है ये, तो अगर वीट इंपोर्ट होने के चांसेस है तो होर्डिंग नहीं होगा, ब्लैक मार्केटिंग नहीं होगा और इन्फ्लेशन इस वजह से नहीं बढ़ेगा। तो वो एक पॉइंट ऑफकोर्स गवर्नमेंट के लिए, जिस वजह से वो वीट प्राइसेस, वीट इंपोर्ट जीरो ड्यूटी कर रही है, पर ऑफकोर्स फार्मर्स को अफेक्ट होगा। ये प्रोडक्शन है वीट का ओवर द इयर्स, तो कम हो रहा है थोड़ा बहुत ऐसे। अगला जो है वो हम क्वेश्चन बैंक देखेंगे। तो क्वेश्चन बैंक में जो पहला क्वेश्चन है वो है, डिस्कस द एग्जेम्पलरी रोल प्लेड बाय इंडिया इन द फाउंडेशन ऑफ बांग्लादेश। तो जो बांग्लादेश है वो इंडिपेंडेंट नेशन बना 1971 में। अब बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस में इंडिया ने सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था। ये 1971 की इंडिया पाकिस्तान वॉर थी। तो ये इंडिया पाकिस्तान वॉर में दिसंबर 16, 2016 को पाकिस्तान आर्मी ने सरेंडर किया था। तो ये डे जो है इसको विजय दिवस करके मनाते हैं। अभी 45th एनिवर्सरी है विजय दिवस की। तो इस पूरी हिस्ट्री को समझने के लिए हमको थोड़ा पीछे जाना होगा। पहले हमको इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन जो है उसको समझना है। तो इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन कैसे हुआ? जो पंजाब स्टेट था उसको डिवाइड किया गया, वेस्ट पंजाब एंड ईस्ट पंजाब। जो ईस्ट पंजाब है वो इंडिया में है और वेस्ट पंजाब पाकिस्तान का पंजाब है, तो वो वेस्ट पाकिस्तान का पार्ट बना। और जो बाकी जो यहाँ ईस्ट साइड पे है, तो बंगाल जो था उसको भी डिवाइड किया गया, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। सो ईस्ट बंगाल गया पाकिस्तान को और वेस्ट बंगाल रहा इंडिया के पास। तो वेस्ट बंगाल जो हमारी स्टेट है उसका नाम इस वजह से आता है। तो वेस्ट, दो इट इज ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, वो ईस्ट कोस्ट पे है, पर उसको वेस्ट बंगाल इसीलिए कहते हैं क्योंकि ईस्ट बंगाल जो है आज वो पाकिस्तान, वो आज बांग्लादेश है, पर वो 1971 से पहले ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था। तो पाकिस्तान जब इंडिपेंडेंट कंट्री बना 1947 में, तो वो ज्योग्राफिकली टुगेदर नहीं था, दो अलग अलग पार्ट्स थे, एक वेस्ट में एक ईस्ट में इंडिया के। तो अब जो पाकिस्तान में पॉलिटिक्स चल रही थी इंडिपेंडेंस के बाद से 1970 तक, तो इसमें जो ये ईस्ट पाकिस्तान था इसको निग्लेक्ट किया गया क्योंकि ये बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन था जो अभी बांग्लादेश है, और जो वेस्ट पाकिस्तान था उसको एलिट समझा जाता था, उर्दू स्पीकिंग पॉपुलेशन समझा जाता था। तो इस वजह से जो पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, आर्म्ड फोर्सेस, सिविल सर्विसेज, सारे में प्रेफरेंस वेस्ट पाकिस्तान को दिया जाता था। पर लेकिन जो 1970 जनरल इलेक्शंस हुए पाकिस्तान में, इसमें जो अवामी लीग पॉलिटिकल पार्टी थी बांग्लादेश में, उसने पूरे असेंबली, जो प्रोविंशियल असेंबली में सीट्स थी वो सारी की सारी जीत ली। तो इस वजह से ओवरऑल भी उनकी मेजोरिटी हो गई। तो ये ओवरऑल मेजोरिटी होने की वजह से गवर्नमेंट जो पाकिस्तान में फॉर्म होनी थी, जो इस्लामाबाद कैपिटल में जो वेस्ट पाकिस्तान में गवर्नमेंट आएगी वो अवामी लीग की गवर्नमेंट होगी। तब मुजीबुर रहमान इसके लीडर थे। तो जो तब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो थी वेस्ट पाकिस्तान की मेजर पॉलिटिकल पार्टी, जुल्फिकार अली भुट्टो उनके लीडर थे। उन्होंने प्रेसिडेंट, तभी के पाकिस्तान प्रेसिडेंट जनरल याह्या खान को कहा कि वो पाकिस्तान में ये प्राइम मिनिस्टर ईस्ट पाकिस्तान से आने नहीं देंगे। तो इस वजह से उनको स्वान इन भी नहीं किया गया और उन्होंने, मुजीबुर रहमान ने ईस्ट पाकिस्तान में ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दिया और पाकिस्तान अपनी आर्मी लेकर आई ईस्ट पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए। इस वजह से वहां पे जो एट्रोसिटीज हुई, सारे रेफ्यूजीज
जो अभी बांग्लादेश है वहां से इंडियन साइड पे आए, तो इंडिया पे रेफ्यूजी बर्डन आया और इंडिया ने बांग्लादेश को अलाउ भी किया। गवर्नमेंट इन एक्साइल भी बांग्लादेश की इंडिया से बनी। जो वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो गुरिल्ला फोर्स था मुक्ति बहिनी, उसको भी पूरा सपोर्ट इंडिया ने दिया। और एक जो कंसिडरेशन इंडिया के लिए था वो था इंटरनेशनल सपोर्ट, क्योंकि पाकिस्तान को तब सपोर्ट करने के लिए दोनों यूएसए और चाइना रेडी थे। तो इन दोनों को कैसे काउंटर करना है, इसलिए इंडिया ने दो चीजें की। पहली तो उसने रशिया के साथ ट्रीटी साइन की, ये थी ट्रीटी ऑफ पीस फ्रेंडशिप, इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। तो ये 20 ईयर ट्रीटी थी, अगस्त 9, 1971 में साइन कर दिया। तो अगर यूएस चाइना, इस ट्रीटी के अंदर ये था कि अगर इंडिया पे कोई भी एक्सटर्नल अग्रेशन होता है तो सोवियत यूनियन उसके रेस्क्यू के लिए आएगी। तो ये एक चीज थी, उसने सेफगार्ड की कि अगर यूएस चाइना कोई भी इंडिया के अगेंस्ट एक्शन लेता है तो सोवियत उनके लिए खड़ी रहेगी। दूसरा था कि जो चाइना के का हेल्प आएगा पाकिस्तान को, तो हेल्प आएगा हिमालयन पासेस के थ्रू। तो अगर ये वॉर विंटर में हो तो हिमालयन पासेस ब्लॉक हो जाएंगे, स्नो बाउंड हो जाएंगे, तो इस वजह से चाइना हेल्प नहीं कर पाएगा पाकिस्तान को। इसीलिए हमने ये वॉर दिसंबर में ही स्टार्ट किया। एक्चुअली वॉर स्टार्ट हुआ था पाकिस्तान की तरफ से, पर हम भी प्लान यही कर रहे थे कि दिसंबर में ही वॉर हो, तो यही हुआ। और पाकिस्तान ने जब वॉर स्टार्ट किया तो उन्होंने वेस्टर्न फ्रंट पे अटैक किया, मतलब जो इंडिया का वेस्टर्न साइड है, तो इंडिया पाकिस्तान के वो बॉर्डर पे अटैक हुआ। जब पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान पे अटैक किया तो तब हमने इमीडिएटली बांग्लादेश को इंडिपेंडेंट नेशन रिकॉग्नाइज कर लिया। जब यूएस ने यूएन रेजोल्यूशंस पास करने को भी किया इंडिया के अगेंस्ट, तो सोवियत यूनियन ने उनको स्टॉल किया, वेटो कर दिया, तो वो पास नहीं हो पाए। तो इंडिया को फुल सपोर्ट मिला। यूएस ने अपनी नेवल फ्लीट्स भी लेकर आई बे ऑफ बंगाल में इंडिया को थ्रेटन करने के लिए, पर इंडिया अंडर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंदिरा गांधी हमने फुल करेज दिखाया और ये वॉर फाइट किया, और कुछ ही दिनों में पाकिस्तान आर्मी ने सरेंडर कर दिया। तो ये था इंडिया पाकिस्तान वॉर, जिसमें इंडिया कंक्लूसिवली जीती और बांग्लादेश इंडिपेंडेंट नेशन बना। अगला जो सवाल है वो है, इंडिया वाज वन ऑफ द मोस्ट सूड कंट्रीज इन 2015। सूड मतलब उनके अगेंस्ट केसेस हुए जिसमें इन्वेस्टर्स उनसे जुर्माना मांग रहे थे, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में है। तो इसीलिए इंडिया ने अभी नया मॉडल बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी BIT बनाया है। तो ये क्वेश्चन ये है कि ये कंट्री का नया BIT कितना अट्रैक्ट करेगा और सेफगार्ड करेगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को बेटर। तो अब इंडिया के अगेंस्ट काफी केसेस हुए थे, दो मेजर केसेस है। एक तो व्हाइट हाउस कंपनी जो है, ऑस्ट्रेलियन माइनिंग कंपनी, इसका एक केस था, और दूसरा देवास जो कंपनी है इंटरनेशनल, ये उसके दो केसेस थे। तो देवास केस में भी इंडिया ये हार गई थी, उनको कंपेंसेशन देना पड़ा था। तो ये केसेस क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जो ये केसेस है इंटरनेशनली रिजॉल्व होते हैं, ये इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट केसेस कहा जाते हैं। तो 17 ऐसे केसेस इंडिया के अगेंस्ट फाइल हुए 2015 के एंड तक। तो इसीलिए इंडिया ने काफी ऐसे केसेस देखी, तो अब उन्होंने कहा कि हम अपना बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो है उसको मॉडिफाई करेंगे। तो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी क्या होता है, दो कंट्रीज के बीच में ये ट्रीटी होती है कि हम अपने इन्वेस्टर्स को कितना सेफगार्ड करेंगे एक दूसरे की कंट्री में। तो वो ट्रीटी के अंदर फंक्शन होता है और इन्वेस्टर्स को वैसे सेफगार्ड्स मिलते हैं। तो इन्वेस्टमेंट्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट करने के लिए प्रोविजंस होने चाहिए, और जो स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो भी इम्प्लीमेंट हो पाए, उतने सेफगार्ड्स भी चाहिए। दोनों को बैलेंस करके हमको चलना होता है। तो जो इंडिया की पहली बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी थी मॉडल, जो 1993 मॉडल था, वो प्रो फॉरेन इन्वेस्टर्स थी, और अब जो मॉडल बना है वो प्रो गवर्नमेंट रेगुलेशन है। तो ये डिफरेंस हो गया, बैलेंसिंग एक्ट नहीं हो पा रहा है। तो फिलहाल इंडिया अपने बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी सब डोमिनेट कर रही है, क्योंकि वो चाहती है कि सारी कंट्रीज के साथ अभी नई बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन हो। तो जो पहले की बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज है उसके इफेक्ट अभी भी रहेंगे, क्योंकि उनमें सब क्लॉज होता है सनसेट क्लॉज के, अगर टर्मिनेट भी हो गई तो अब तक जो इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं वो सेफगार्ड हो गए, पर आगे जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स हो गए उसके लिए नई ट्रीटी एप्लीकेबल होगी। और दूसरी चीज है कि ये मॉडल ट्रीटी इंडिया के लिए है, जो ये निगोशिएट करेगी। तो नई कंट्रीज के साथ ये पूरा मॉडल BIT निगोशिएट होगा, तो ये निगोशिएशंस में भी काफी सारा टाइम जाएगा, और दूसरी कंट्री भी कितना अग्री करती है वो इम्पोर्टेंट है। तो ये टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज है। तो अभी से टर्मिनेट करना और निगोशिएशंस नहीं हो पाना, तो मे बी ये टर्मिनेट करने में भी एक अपर हैंड है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स भी चाहते हैं इंडिया में है, तो
कितना इंडिया अफेक्ट होगा और फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे अफेक्ट होगा वो हमको तो बाद में ही पता चलेगा, पर गवर्नमेंट अभी ये स्टैंड ले रही है। तो अब हम देखेंगे कि नई ट्रीटीज कैसे निगोशिएट होती है, ये टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज कैसे अकम्प्लिश होता है, और क्या प्रोविजंस फाइनली एक्चुअल ट्रीटी में आते हैं और कितने वो मॉडल ट्रीटी से क्लोज हो गए। तो प्रोटेक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स तो जरूरी है ही इंडिया में, पर ये फॉरेन इन्वेस्टर्स अगर इंडिया के अगेंस्ट ही केसेस करते रहेंगे तो इंडिया भी सफर करता है। तो इसीलिए वो थोड़ा हार्ड बर्न की वजह से अब हमने ये स्टार्ट किया है। तो जो मेजर प्रोविजन है ये मॉडल बीआईटी में जो इंडिया ने इनिशिएट किया है, जो नॉट फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली है, तो मेजरली उन्होंने ये इसीलिए किया है क्योंकि उन्होंने पहले के एक्सपीरियंस में लर्न किया कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ये सारे प्रोविजंस यूज करके उनके अगेंस्ट केसेस इनिशिएट करते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो प्रोविजन है, कंटेंशियस प्रोविजन है, वो है मतलब डिस्प्यूटेड प्रोविजन जो है वो है डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो इन्वेस्टमेंट को डिफाइन कैसे किया है अभी, एंटरप्राइज बेस्ड, मतलब आप कोई एंटिटी एंटरप्राइज बनाते हो वो इन्वेस्टमेंट, उसका इन्वेस्टमेंट है। पहले 1993 मॉडल ट्रीटी में वो एसेट बेस्ड इन्वेस्टमेंट माना जाता था, मतलब कुछ भी एसेट हो, मूवेबल इमूवेबल एनी एसेट, वो एसेट को प्रोटेक्ट करना है, मतलब वो भी इन्वेस्टमेंट ही है, सारा कुछ इन्वेस्टमेंट है, सबको प्रोटेक्ट करना है। तो अब इन्वेस्टमेंट का डेफिनेशन नैरो डाउन किया गया है। दूसरा पॉइंट है मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज। ये मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज क्या होता है, ये WTO टर्म है, मतलब हर नेशन को फेवर करना है इक्वली, मतलब अगर कोई मोस्ट फेवर्ड है तो सारे के सारों को वो मोस्ट फेवर्ड स्टेटस मिलना चाहिए, मतलब कोई भी ज्यादा नहीं, सबको इक्वल। तो ये मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज बीआईटी में भी अप्लाई करते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि अगर कोई कंट्री के साथ बीआईटी है तो कोई कंट्री का इन्वेस्टर है, उनको कुछ सेफगार्ड्स मिल रहे हैं, पर जो दूसरी कोई कंट्री के साथ इंडिया ने बीआईटी किया उसमें कोई सेफगार्ड्स है जो ज्यादा बेटर है, तो ये इन्वेस्टर भी वो सेफगार्ड्स मांगेगा कि हमको भी वैसे ही सेफगार्ड्स मिलने चाहिए, मतलब एमएफएन क्लॉज। तो ये अभी एमएफएन क्लॉज नई मॉडल ट्रीटी में इंक्लूड नहीं किया गया है। तीसरा है फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट, के इन्वेस्टर्स, ये ओपन क्लॉज है, मतलब इसको बोलते हैं कैच ऑल क्लॉज, ये कैसे भी कर सकते कि फेयर है, इक्विटेबल है, हमको ये चाहिए। तो फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट होना चाहिए, ओपन एंडेड है, तो इसको भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। इसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर इंटरनेशनल लॉ के अंदर ये है कि फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट ये है, तो ही मॉडल बीआईटी के अंदर भी ये फेयर एंड इक्विटेबल माना चाहिए। विदाउट इंटरनेशनल लॉस ऐसे ही आप कुछ भी फेयर एंड इक्विटेबल नहीं अज्यूम कर सकते। चौथा पॉइंट है फर्स्ट एग्जॉस्ट डोमेस्टिक रेमेडीज, मतलब पहले फॉरेन इन्वेस्टर को जो केसेस फाइल करने हैं वो पहले इंडियन कोर्ट ऑफ लॉ में करने होंगे, फिर ये पूरा एग्जॉस्ट हो जाएगा, पूरे अपील सब खत्म हो जाएंगे, फिर वो इंटरनेशनली केस फाइल कर सकता है। तो ये तो सबसे डिस्प्यूटेड क्लॉज है क्योंकि काफी जुडिशियल डिलेज होते हैं इंडिया में, तो कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में केसेस फाइल नहीं करना चाहेगा। और फाइनली लास्ट पॉइंट है कि इंडिया भी क्लेम्स नहीं करेगी, मतलब एक तो है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स का क्लेम्स मिनिमाइज किया है और इवन इंडियन क्लेम्स जो है वो भी मिनिमल हो जाएगी, मतलब इंडिया भी कोई काउंटर क्लेम्स नहीं कर पाएगी, ये इसकी पॉसिबिलिटीज भी कम कर दी है। तो ऑफकोर्स ये फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव नहीं होगा, एक तो वो जुडिशियल सिस्टम डीले में नहीं घुसना चाहेंगे, और दूसरा है अगर स्टेट गवर्नमेंट का ज्यादा से रहेगा, गवर्नमेंट कंट्रोल ज्यादा होगा, तो हमने पहले भी देखा है जैसे वोडाफोन केस में टैक्स सेविंग्स वो अपने तरीके से वोडाफोन कर रही थी, पर गवर्नमेंट को लग रहा था नहीं ये इनकम टैक्स उनको पे करना चाहिए, तो गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स एक्ट को ही मॉडिफाई कर दिया और उसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया। तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ये होता है कि बना तो अभी है पर एप्लीकेबल पुराने डेट से है, तो जब वोडाफोन के लिए वो टैक्स एक्चुअली था नहीं एप्लीकेबल, पर हमने अभी अमेंड करके तभी के लिए भी एप्लीकेबल कर दिया, तो उस वजह से अभी वोडाफोन को टैक्स भरना ही होगा। तो ये गवर्नमेंट रेगुलेशंस कभी भी कैसे भी चेंज हो सकते हैं, पुरानी डेट के लिए भी चेंज हो सकते हैं, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए कोई सेफगार्ड नहीं रहेगा। तो ये और एक पॉइंट है। तो अब हमको क्या करना है, हमको बीआईटी ट्रीटी बैलेंस करके बनानी है क्योंकि ये टू वे है। हम जो सेफगार्ड्स इन्वेस्टर्स को देंगे, फॉरेन इन्वेस्टर्स को इंडिया में, तो इंडियन इन्वेस्टर्स को भी सेफगार्ड्स चाहिए फॉरेन कंट्रीज में, तो वो भी अफेक्ट होते हैं, तो वो पॉइंट भी कंसिडर करके हमको करना चाहिए। क्योंकि इंडियन इन्वेस्टर्स ने भी काफी केसेस फाइल किए, काफी कंट्रीज को सू किया है, जैसे पोलैंड का एक केस है, इंडोनेशिया के अगेंस्ट एक केस है, तो ये सारे इंडियन इन्वेस्टर्स भी केसेस इनिशिएट करते हैं, तो वो भी कंसिडर करना चाहिए कि उनके इन्वेस्टमेंट्स भी सेफगार्ड हो। तो यही पॉइंट है कि बैलेंस करके बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी बनानी चाहिए, जिसकी वजह से प्रोटेक्शनिज्म भी हो और इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट भी सेफगार्ड हो, दोनों करना चाहिए। और ऑफ कोर्स ये मॉडल बीआईटी है, एक्चुअल जो बीआईटी बनेगी वो दोनों कंट्रीज जो होगी, निगोशिएटिंग कंट्रीज, उन दोनों का पॉइंट्स ऑफ व्यू कंसिडर करके जो दोनों अग्री करते वही बीआईटी होगा।
तो अभी जो गवर्नमेंट कर रही है वो अपने आप को अपर हैंड दे रही है कि वो उनके निगोसिएशन एक हाई टेबल से कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे कम होके कितना क्लोज होते हैं मॉडल बीआईटी से और कितना आइडियल हो पाते जो गवर्नमेंट को भी फेवर करे, वो तो हमको बाद में ही पता चलेगा। तो वही है, फाइनली यही है कि इन्वेस्टमेंट ट्रीटी एनकरेज करने के लिए चाहिए इन्वेस्टमेंट फ्लो। तो अपना हमारा जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स है वो भी काफी लो है, हमारा 130 आउट ऑफ 170 रैंकिंग। तो अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हम और ऐसे इनिशिएटिव्स लेंगे तो और लो जाएगा। तो हमको इन्वेस्टमेंटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए भी प्रोविजंस रखना चाहिए, वो कंसिडरेशन भी होना चाहिए, सिर्फ प्रोटेक्शन एक कंसिडरेशन नहीं हो। तो यही है। थैंक यू।